हमारे पास दो सवाल हमारे कुछ मेंबर्स के भी आए हैं। एक सवाल आया है एलआईसी को लेकर, संदीप सिंह साहब का। 1000 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है और 3 से 5 साल का नजरिया है। अब उनका ये पूछना है कि क्या करें, एग्जिट कर जाए या बने रहें। एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि आईपीओ में सिर्फ 3% इक्विटी बिकी थी, तब इतना बड़ा आईपीओ है। सो आगे भी वो ओवरहैंग रहेगा हमेशा, क्या करा जाए? देखिए, नजरिया आपका लंबा है तो एलआईसी तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से इसमें फंड हाउसेज भी बहुत सारे घुसे हैं, हमेशा रेडार पर रहता है। नजरिया थोड़ा लंबा होना चाहिए क्योंकि 3% जैसे अभी सुमित जी ने बताया, 3% में इतना बड़ा आईपीओ बन गया। मेरे ख्याल से ये कम बोल सकते हैं कि बेहमत है, आप बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा एक हाथी है। राइट। एंड इसमें ट्रैक्शन तब देखने को मिलेगा जब आपको एक सेक्युलर बुलिश रैली मार्केट में देखने को मिलेगी, तब ये पर्टिकुलर स्टॉक में आपको ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी मार्केट अगर ब्रॉडर इंडेक्स साइडवेज है तो एलआईसी भी वैसा ही रहेगा, और अभी फिलहाल ये आईपीओ प्राइस पर ही है। तो अब देखिए, मार्केट ने भी पिछले 1.5 से 2 साल में साइडवेज दिया है, तो एलआईसी ने भी वैसा ही दिया है, और इनफैक्ट ये आईपीओ प्राइस पे आ गया है अच्छा खासा एक रिटर्न देने के बाद। नजरिया लंबा है तो डेफिनेटली बने रहिए, मुझे लगता है अच्छा सपोर्ट है स्टॉक में 820 से 840 के जोन पे। फ्रेश निवेश की इसमें मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा क्योंकि थोड़ा सा स्लो मूवर ओके, तो स्लो मूवर है, नई खरीदारी आप ना करिए, लेकिन हाँ कैरी करिए स्टॉप लॉस के साथ। थोड़ा ओवरहैंग है, उस ओवरहैंग को भी आप ध्यान रखिएगा। ऋषिकेश साहब भी हमारे एक मेंबर हैं, उनके पास आरसीएफ के शेयर है 161 रुपए के दाम पे। अभी हम एनएफएल की बात कर रहे थे, इसको देखिए कि ये भी वैसे ही है या कोई अंतर दिख रहा है आपको? है। डेफिनेटली सेम स्ट्रक्चर है, दोनों स्टॉक ऑब्वियसली कोरिलेट अच्छा करते हैं। इसमें भी 166 से 167, 167 ऐसा लेवल है। अगर वो स्टॉक ब्रेक करता है तो फिर हम बोल सकते हैं 188 और 195 के लेवल देखने को मिलेगा। जब तक कि ये 166 के नीचे, मुझे लगता है ये भी वैसी ही रेंज में रहेगा। सेम सीजनैलिटी फॉलो करता है, सेम इसका एक कोरिलेशन बैठता है। 166 से नीचे 145 की एक रेंज है, अगर रेंज के निचले भाग पे मिले डेफिनेटली बाय करें, फिलहाल इसको अवॉइड राजेश बंसीवाल साहब पूछ रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी को क्या मौजूदा स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए, एक, और दूसरा, अमर राजा बैटरी के भी शेयर हैं 1356 रुपए के दाम पे। वहां क्या करें? ये खरीदारी से तो काफी नीचे आ चुका है, यहाँ क्या करें? करें। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में मैं एक लेवल दे दूंगा 550 रुपए का, अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है इसमें। सेम जो ट्रायंगल पैटर्न है उसका ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था, जैसे अभी इंडियन होटल्स का बताया मैंने, तो इसमें सेम एक ब्रेकआउट हुआ था, स्टॉक अच्छा चला था। अच्छी बात यह है कि स्टॉक अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 2022 का, उसको सस्टेन कर रहा है, तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि स्टॉक में मोमेंटम है। मुझे लगता है कि एक बार 555 के लेवल अगर ब्रेक करता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ऊपर में मुझे लगता है वापस से इसमें 655 के लेवल देखने को मिलेंगे। ये एक शॉर्ट टर्म व्यू रहेगा। दूसरा स्टॉक सुमित जी आपने कौन सा बोला? एक था इनका जेएसडब्ल्यू एनर्जी और दूसरा अमर राजा एनर्जी, जो कि इन्होंने 1300 रुपए की रेंज में खरीदारी कर रखी है। उसमें क्या करें? हाँ देखिए, अमर राजा एनर्जी में 1300 काफी एक अच्छा ट्रैक्शन 2023 में आया था, तब ये ऑब्वियसली एक बाय रिकमेंडेशन भी थी हमारी। और अभी जो कंसोलिडेशन हो रहा है, आप देखिए कि एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन है स्टॉक में, एक ऊपर में 1100 और नीचे में 910, ये दो लेवल ऐसे हैं। 1100 पे स्टॉक में रेजिस्टेंस बनता है, वहां से बिकवाली या बोल सकते हैं फुट बुकिंग होती है। नीचे 910 920 पे स्टॉक में अच्छी तेजी मिलती है। अगर कोई निवेशक इसमें फ्रेश बाय करना भी चाहता है तो इसमें वेट करें, 950 से 940 तक आपको मिलता है, इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें जो इनकी 1300 रुपए खरीदी की, तो इन्होंने धैर्य तो ऑलमोस्ट अच्छा रखा है, और काफी नीचे के स्तर देख लिए। 1100 के ऊपर स्टॉक में ब्रेकआउट है, जिस दिन 1100 ब्रेक करेगा आपको 1300 1320 और वापस से 1600 रुपए के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए, होल्ड की सलाह है। ओके। दीपक गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि इनके पास ऑयल इंडिया है 550 रुपए के दाम पे और 1 साल से होल्ड कर रहे हैं। अब 1 साल अभी और दे सकते हैं। आप देख रहे हो जितने भी पीएसयू है, आरसीएफ, एनएफएल, बीएचईएल, एनटीपीसी, गेल, इन सब पे सवाल आ रहा है, और अब एक ऑयल इंडिया, क्या किया जाए यहाँ पर? ये खरीदी तो काफी सुमित जी ऊपर है, और स्टॉक ऑलमोस्ट वहां से 400 रुपए के लेवल पर है, मतलब नुकसान तो इनको हो ही रहा है। और काफी कुछ इन्होंने लेवल्स वर्स्ट मेरे ख्याल से देख ही लिया। अच्छी बात यह है कि स्टॉक एक ओवरऑल 2020 से जो बॉटम बना है चैनल फॉर्मेशन में, और ये उसके लोअर एंड पर है। तो फिलहाल यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है, 360 से 380 के लेवल्स पर एक बेस बना सकता है, वापस से अप ट्रेंड स्टार्ट होगा।
पर हाँ, ये ज़रूर है मैं इनको स्टॉप लॉस दूँगा, 355 का स्टॉप लॉस लगा है। उसके नीचे स्टॉक में और गिरावट आ सकती है क्योंकि जैसे अभी सुमित जी ने बताया सारे स्टॉक्स में मोस्टली गवर्नमेंट पीएसयू आप देख लिए एक साइडवेज से लेके बेयरिश ट्रेंड तो है। स्टॉक्स में बुलिश मोमेंटम फिलहाल नहीं है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी हो जाता है 355 का। हाँ, स्टॉक एक बार वापस से बेस फॉर्मेशन करे, पर इसको वापस से रीचेक करेंगे, देखेंगे स्टॉक में बेस अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर अपसाइड बन सकता है। पर फिलहाल 355 का स्टॉप लॉस लगाइए। तो 355 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और पोजीशन बने रहिए। ऑलरेडी एक बड़ा वर्स्ट हिस्सा आप देख चुके हो, सो बने रहना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा दिलीप यादव साहब पूछ रहे हैं कि आरएस इंफ्रा, इनके पास 500 शेयर है 165 रुपए के रेट पर, यहाँ क्या करना चाहिए? क्योंकि ये हाल फिलहाल में कुछ चला भी था, तो शायद उन्होंने खरीदारी कर ली। अब क्या किया जाए? आरएस इंफ्रा ना? आरएस इंफ्रा, ARIS, आरएस इंफ्रा। आर ए आर, ओके। आरएस, इनकी खरीदी क्या भाव पर है सुमित जी? अच्छा, अभी तो लिस्ट हुआ है ये। 160 नहीं, इन्होंने खरीदारी कर रखी है आरएस इंफ्रा केस में। यस, अभी नई लिस्टिंग है। स्टॉक में अच्छी खासी लिस्टिंग तो थी 208 रुपए तक। बेस फॉर्मेशन करके स्टॉक वापस से आईपीओ के भाव पर आया है। मुझे लगता है ये जो अभी अपवर्ड मोमेंटम बना है पिछले 2 हफ्ते का, सिर्फ उसके बेस पे मैं इनको एक स्टॉप लॉस दूंगा। 155 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। अगर ये ब्रेक करता है तो स्टॉक में वापस से 140 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ऊपर में स्टॉक को 170 रुपए छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें वॉल्यूम भी आप देखिए तो आज निचले स्तर पर है। वॉल्यूम जो हमने पिछले 2 हफ्ते में देखा था एकदम बड़ा था, तो आज वो सबसे निचले स्तर पर है। तो प्रॉफिट बुकिंग मेरे ख्याल से बनी रहेगी। इसलिए स्टॉप लॉस लगाइए 155 का। वो ब्रेक होता है तो स्टॉक में और थोड़ी सी गिरावट आएगी। इसमें अगर फ्रेश मोमेंटम आएगा तो वो 170 के ऊपर ही आएगा। ओके। चंद्र किशोर महतो साहब ने लॉन्ग टर्म के लिए एस्ट्रल पाइप बाय किया था 1 साल पहले 2067 के दाम पर। अब 1 साल बाद वो पूछ रहे हैं कि इसमें रिकवरी क्यों नहीं आ रही है? तो क्या लवलेश सर, ये 1 साल पूरा हो गया? नहीं, ये मतलब देखिए स्टॉक है तो कंसोलिडेशन में, आई नो ना, इनका व्यू ऐसा था कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए, क्योंकि उस समय स्टॉक चला अच्छा था। अब इन्होंने बिल्कुल उच्चतम स्तर पर बाय करा जब ऑलमोस्ट एक, मैंने निवेश को ये जरूर बोलूंगा, अगर स्टॉक में एकदम आप देखें निवेश करते समय, अगर स्टॉक ऑलरेडी 10-15% बढ़ा है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि वो फिर हम बोल सकते हैं कि चलती ट्रेन में चलने वाली बात हो जाती है। या एक आप बोल सकते हैं कि उस नाव में बैठ जाना जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में थोड़ा सा अवॉइड करें। अब स्टॉक ऑलमोस्ट 2200-2300 रुपए से आज हाफ आ गया है, ऑलमोस्ट 1100। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है नीचे में 1150 1100 के लेवल्स ऐसे हैं जहां से हमको बार बार ट्रैक्शन देखने को मिला है। अभी रिसेंटली इसमें वापस से एक ट्रैक्शन देखने को मिला है। यहाँ से 1800 से 50 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है उसमें 6 महीने लगे, 1 साल लगे, पर 1850 1900 तक के तो आ सकता है। वहां आएगा तो हम फिर से देखेंगे। फिलहाल आप धैर्य बनाए रखिए। आपने काफी कुछ नीचे के लेवल तो देख ही लिए। 1200 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर ये 700 रुपए तक भी आ जाए। नहीं तो लवलेश सर, अगर एक बात बताओ, एक कंपनी है, मतलब ये आपकी मैं राय जानना चाह रहा हूँ कि हाइपोथेटिकली आप बताना। एक तरफ कंपनियां हैं जो ए ग्रेड की है, F&O की कंपनियां हैं, ए ग्रेड की है, 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप रखती हैं, और मेरा नजरिया है लंबी अवधि का। तो क्या उन कंपनियों में भी मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूँ? एक पार्ट। दूसरी तरफ वो कंपनियां हैं जो कि 5,000 करोड़, 4,000 करोड़, 3,000 करोड़, 10,000 करोड़ के नीचे की है, यहां भी मेरा नजरिया लंबी अवधि का। क्या मैं यहां पर स्टॉप लॉस रखूं? तो स्टॉप लॉस की रिलेवेंस कैसी कैसी कहां कहां पर रखनी है? देखिए, 3 रेलेवेंस होती है स्टॉप लॉस की। पहला डिपेंड करता है कि आपका नजरिया, अब कोई बिल्कुल शॉर्ट टर्म प्लेयर है, इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, ओवरनाइट ट्रेडिंग करता है, और तो उसको सस्टेन करना है कैपिटल, उसको तो कैपिटल बचानी है क्योंकि उसको कल फिर आना है मार्केट में और फिर डाउन उठाना है। उस केस में आपका स्टॉप लॉस, अगर मैं अल्गोरिथमिक या सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की बात करूं, आपको थोड़ा बहुत आता हो, 1 से 2% का स्टॉप लॉस बहुत होता है, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे मार्केट में फिर आना है, फिर ट्रेड करना है आपके चार्ट की स्टडी, आपकी रूल की स्टडी, या आपके ब्रेकआउट की स्टडी पे, और फिर से आपको उसमें प्रॉफिट लेना है या स्टॉप लॉस लगाना है, तो वो 1 से 2% हो जाता है। अब इसमें आपने बहुत अच्छी बात बोली सुमित जी कि अगर लार्ज कैप है, बड़ी कंपनीज है,
ऑब्वियसली ये वो कंपनीज है जो अपना मार्जिन सस्टेन करती है, उनके पास एड्रेसेबल मार्केट है, वो उसके बड़े प्लेयर्स है, उनका एक बड़ा मार्केट शेयर है। उस केस में आप स्टॉप लॉस ना लगाएं, क्योंकि आपका नजरिया लंबी अवधि का है। यहाँ पर आपका जो आपका एक स्ट्रेंथ या स्किल बन जाती है वो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि आपका नजरिया लंबा है, तो आप मेरे ख्याल से रोज रोज ना देखें, सर ना सोचे कि उसमें स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि आप यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर पीरियड होगा जब मार्केट में बुल रन आएगा, वो 100% वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। हो सकता है वो स्मॉल कैप या मिड कैप जो छोटे मझोले शेयर है उनके मुकाबले अंडर परफॉर्म करें, पर डेफिनेटली लार्ज कैप को फेवर ही इसलिए करते हैं कि वो एक आपको श्योरिटी देते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म इनमें हमको मुनाफा होगा। उस केस में स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से न लगाए, या 10 से 15% लगाए, उसको ब्रीथिंग स्पेस दे तो बेटर है। जहां तक कि स्मॉल कैप मिड कैप की बात करते हैं, 5,000 करोड़ ऐसे कंपनीज में अगर आप निवेश कर रहे हैं और आपका नजरिया लंबी अवधि का नहीं है, शॉर्ट टर्म का है, उन केसेस में तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 5 से 10% मेरे ख्याल से हो जाता है। ऐसे स्टॉक्स में 1 से 2% का स्टॉप लॉस लगाकर आप अब होल्ड करेंगे, वो तो कब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, कब आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। 1 से 2% का स्टॉप लॉस इंट्राडे में होता है। अगर आप मोमेंटम ट्रेडर 3 से 6 महीने का नजरिया है तो आप एक 10% का एक स्टॉप लॉस जो होता है वो लगाएं, और लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। वहां पर हम व्यू लॉन्ग टर्म का रखें और एक्ट एज अ ट्रेडर का, तो वो दोनों चीजें मिसमैच है। यहाँ पर निवेश को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो ओवरऑल ट्रेडिंग साइकोलॉजी है लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस वाली नहीं होनी चाहिए, उसमें पेशेंस वाली होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में और स्पेशली मिड मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो कैपिटल बचानी, क्योंकि ऐसी कंपनीज का एक पीरियड होता है कब वो एकदम आपको गेन देकर साइडवेज हो जाए या नीचे गिर जाए, तो उसमें एक 10 से 12% का स्टॉप लॉस। शॉर्ट टर्म में जो इंट्राडे प्लेयर्स है जिनको लगता है कि ओवरनाइट ट्रेडिंग करें, आपके लिए मेरे ख्याल से 1 से 2% का स्टॉप लॉस बहुत। तो ये स्टॉप लॉस की रिलेवेंस आपको बतानी जरूरी थी। हर जगह स्टॉप लॉस शायद काम ना आए, हर जगह, कई जगह पेशेंस काम आता है, कई जगहों पे आपको स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है लगाना, वरना आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। और आपकी नजरिए पे सब कुछ डिपेंड करता है, और आपकी क्वालिटी ऑफ शेयर पे सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। एक सवाल है आया है हमारे पास कोचिन शिपयार्ड को लेकर। इन्होंने आज ही खरीदारी की है, अब ये आज ही पूछ रहे कहाँ तक जा सकता है। अब आप बताइए इसमें क्या किया जाए, कि आपने आज ही शेयर खरीदा और आप खरीदते ही सोच रहे हो कि शेयर चल पड़े, तो क्या करें अब इसमें? और जी मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दूंगा, ये मेरे ख्याल से लास्ट फ्राइडे को हमारा रिकमेंडेशन था। ओवरऑल डिफेंस स्टॉक्स में हमको काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला, और उसमें भी कोचिन शिपयार्ड एचएएल ये स्टॉक्स मजडॉक हुआ, इनमें अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला। खरीद प्रॉब्लम यही आ जाती है कि आपने आज करा है स्टॉक में, आज तो प्रॉफिट बुकिंग का दिन है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 4 दिन से तो चल रहा है। दूसरी बात ये है कि स्टॉक ने जो सबसे हाई पॉइंट अचीव करा सुबह के 1 घंटे में करा, उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग है। कोई स्टॉप लॉस दूंगा थोड़ा सा नीचे हो जाता है, 1710 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। का नजरिया 2 से 3 दिन का है, तो मुझे लगता है स्टॉक में फिलहाल और अपसाइड है। कोचिंग शिपयार्ड यहाँ से 1890 1900 के लेवल्स देखने को मिलता है। यहाँ पर आप 1710 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। तो मैंने एक राय, मतलब एक कोचिन शिपयार्ड को लेकर आया आपने सुनी है। प्रवीण ठाकुर साहब पूछ रहे कि इन्वायरो इंफ्रा में क्या करें। इन्होंने 270 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, 900 शेयर है। आज शेयर सुबह चला भी था 2-3% ऊपर, अभी उसी दायरे में ही घूम रहा है। ये ऊपर 330 नहीं तोड़ रहा और नीचे 180 नहीं टूट रहा, तो घूम तो इसी रेंज में रहा है, करें क्या? रेंज में ही रहेगा। देखिए काफी कुछ समय हो गया, स्टॉक ऑलमोस्ट जुलाई से हम देखें तो रेंज में ही चल रहा है। जब तक है 285 का लेवल नहीं तोड़ता स्टॉक, इसमें जो लिस्टिंग के बाद गेन हुए थे वो मतलब लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट 330 से 325 का एक वो स्तर था जो स्टॉक ने टच करा था। तो स्टॉक आप बोल सकते हैं एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है, नीचे में 250, ऊपर में 285 के ऊपर डेफिनेटली अच्छा ब्रेकआउट है, तो वेट करें। 285 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई स्टॉक में देखने को मिलेंगे। शर्मा साहब के जाने का वक्त भी हो रहा है, तो जाने से पहले जरा उनकी इंडिविजुअल कॉल भी देख लेते हैं चुन चुन के। लवली सर, क्या चुना आज आपने? देखिए पहला जो रहेगा वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट रहेगा, टीआई इंडिया।
काफी अच्छा एक इसमें अपवर्ड ट्रैक्शन हमको देखने को मिला है। फ्रेश ब्रेकआउट है, 3250 से 3260 स्टॉक का एक रेजिस्टेंस रहा था और स्टॉक ने आज उसको ब्रेक करा है। अच्छी बात ये है कि स्टॉक में अब जो ओवरहेड रेजिस्टेंस है करंट लेवल से, वो मुझे लगता है कि 3790 से 3800 के लेवल तक है। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट 3340 से 3350 के आसपास, अगर आपको ये रेंज देता हूँ, 3340 3360 के आसपास आपको मिले तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में आप बाय कर सकते हैं। 32 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है कि ऊपर में स्टॉक में 3822 ये आने वाले 1 से 2 महीने के लिए लेवल देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है 3540 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। दूसरा जो मेरा सजेशन रहेगा वो रहेगा फिनपाइप फिनोलेक्स पे। स्टॉक में एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है। गेनर में भी हमने देखा ये स्टॉक में आज हुआ है। अच्छी बात ये है कि ब्रेकआउट फ्रेश है तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी काफी फेवरेबल है। 221 रुपए भाव आ रहा है। मेरे ख्याल से 214 रुपए का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा है, तो 3 से 5%, 4% का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में मुझे लगता है पहला टारगेट 233 और 233 के बाद 253, ये दो टारगेट है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। फिनोलेक्स भी बाय कर सकते। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और साथ साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट, वो सीजी पावर की वैल्यू कैचअप अब ट्यूब इन्वेस्टमेंट ले रहा है क्योंकि पेरेंट है उनका। सो उसके चलते यहाँ पर एक अच्छी बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। शर्मा साहब, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर? जी डेफिनेटली, जो स्टॉक हमने रिकमेंड करे वो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करे। जो स्टॉक हमने डिस्कस करे उनमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल होल्डिंग। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए। दो शेयर जिन पर शर्मा धन्यवाद साहब सुन। ने अपनी उसमें एक नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पे आपको खरीदारी कर चलने की राय दी है। एक अच्छी तेजी में आज ट्यूब इन्वेस्टमेंट कामकाज भी कर रहा है, मिड कैप के टॉप गेनर में है। 3800 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 3366 का एक स्टॉक का भाव अभी देखने को मिल रहा है। और दूसरा नाम जो आपको दिया जा रहा है वो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, जहां पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब करीब 233-253 रुपए के टारगेट से खरीदारी करें। 214 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो दो शेयर जहां पे खरीदारी की राय आपको लवली सर ने दी है।